देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल की टोटल 4 इक्वेशंस हैं, लेकिन वो 4 इक्वेशंस यहाँ पे आपके इस लेवल पे डिस्कस नहीं की गई। ऐसे ही बस टॉपिक का नाम रख दिए मैक्सवेल इक्वेशन। हालांकि यहाँ पे एक भी मैक्सवेल की इक्वेशन डिस्कस नहीं की गई। ये जो भी हम ड्राइव करेंगे वो मैक्सवेल इक्वेशन नहीं होगी। वो जो असल में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस ड्राइव की थी। वो चारों की चारों इक्वेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करती हैं। यानी वो ये बताती हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो वो मैक्सवेल की उन इक्वेशंस को उनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लेवल से ऊपर की हैं। यहाँ पे डिस्कस करने का फायदा भी कोई नहीं है भी नहीं आपकी बुक में, ना कभी आपसे कहीं पूछी जाएंगी। तो इसलिए आपके सामने उसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है। हाँ, हायर लेवल पे जिसने फिजिक्स पढ़ी तो उसके सामने मैं इंशाल्लाह फिर डिटेल से बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी जरा देखें। अब ये मैक्सवेल इक्वेशंस जो है, मैक्सवेल ने जो वो चारों इक्वेशंस जो ड्राइव की थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट किया था, उसका खुलासा क्या है? उसका खुलासा ये है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। क्या है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, change in electric field produces what? Produces changing magnetic field, changing magnetic field। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस होगा तो उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन कैसी मैग्नेटिक फील्ड? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। और साथ ही साथ एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करेगी? प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आनी शुरू होगी तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगी। लेकिन किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बल्कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। अब इन चीजों को हमने यहां पे मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो देखें जरा, पहली चीज हम प्रूव करते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट पॉइंट है आपकी बुक में, इसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया। तो पहले हम ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव करते हैं। कौन सा वाला? हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि चेंजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट इतनी चीज हम प्रूव करेंगे। हालांकि ऊपर क्या बात की थी? ऊपर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज प्रोड्यूस होगा तो उसके नतीजे में चेंज होने वाली वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां पे जस्ट हम इतनी चीज अभी प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको बाद में हम जो है ना प्रूव करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट इतनी चीज प्रूव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज उसको बाद में हम प्रूव करते हैं। तो पहले इस चीज को देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वेरिएशन आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सॉरी, अभी फर्स्ट पॉइंट में कर रहा हूं ना। तो फर्स्ट पॉइंट है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये वाली चीज मैं प्रूव कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब वेरिएशन आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब इसके लिए छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखें। वही एक्सपेरिमेंट जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट है वो। ये एक हमारे पास एक रिम है। ठीक हो गया, एक रिम है, एक लूप है, सिंपल सी बात है। और ऊपर हमारे पास एक अदद मैग्नेट है, ऐसे। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ऊपर वाली साइड पे मैग्नेट का साउथ पोल। मैं क्या करता हूं, मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लाना शुरू करता हूं। इस डायरेक्शन में मैग्नेट को मैं मूव करवाता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मुझे अब एक बात बताएं कि जैसे जैसे मैग्नेट इस लूप के करीब आता जाएगा तो वैसे वैसे इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी या नहीं आएगी? यानी इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करेगी या नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब हमने यही प्रूव करना है कि इसके अक्रॉस जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगी। ठीक हो गया। तो इस चीज को हम प्रूव करते हैं। तो देखें जरा, सबसे पहली चीज कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, इसके करीब आ रहा है, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ये पढ़ा है ना हमने। हाँ जी,
बताएं, जैसे जैसे इसके करीब आएगा, जैसे जैसे मैग्नेट नीचे को मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आनी है या नहीं आनी? जी आनी है सर। आनी है ना। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब वेरिएशन आएगी तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। सो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ, तो फेराडेज लॉ के मुताबिक जैसे जैसे इसके करीब आ रहे हैं, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। फेराडेज लॉ के मुताबिक, ये फेराडेज लॉ लिखा है मैंने, नेगेटिव साइन भी था लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेंजेस लॉ की वजह से होता है वो, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा मजीद जरा देखिएगा इस चीज को। यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कितनी है? हमारा ये जो कॉयल है इसकी सिर्फ एक लूप है, ठीक है। तो जब सिर्फ एक लूप है तो एन की वैल्यू 1 होगी, तो एन की वैल्यू जब 1 होगी तो ये क्या बना, ये बन गया E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये सिंपल सा, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई मसला? नो। यस, एनी प्रॉब्लम? कोई मसला नहीं, ओके। अच्छा अब इस चीज को देखें, अब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट जो है किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? करंट कहते हैं किसको है? चार्ज की मोशन को कहते हैं। जाहिर है जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट तो प्रोड्यूस होगा ना, करंट तो इसमें प्रोड्यूस होना है। और करंट की अगर मैं डायरेक्शन बताऊं लेंजेस लॉ के मुताबिक, तो अपनी कॉज को अपोज करना है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, लाइक ऐसे, इस तरह से। ठीक होगा? उसके राइट हैंड रूल अप्लाई करें ना, फिंगर्स को कर्ल करें, अपोज करना है तो ऊपर इसका लूप का बनेगा ऊपर नॉर्थ पोल, तो जब ऊपर नॉर्थ पोल बनना है तो फिंगर्स का कर्ल ऐसे है, तो फिंगर्स का कर्ल ऐसे है तो एरो इसी डायरेक्शन में आएंगे, ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन हमें मिल गई। खैर करंट की डायरेक्शन के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, एक एक्स्ट्रा चीज आ गई थी बीच में। जरा देखें, अब ये करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, ये करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ है? ईएमएफ की वजह से। लेकिन करंट कहते हैं किसको है? चार्ज की मोशन को कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया? तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज का फ्लो एम ही तो नहीं हो जाता, ये तो नहीं कि एम खाम खा उसका दिल किया तो चार्ज फ्लो करने लग गया। चार्ज पे कोई ना कोई वर्क हो रहा है, उस वर्क की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है। इस केस में ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है, इस ईएमएफ ने चार्ज पे वर्क करना शुरू कर दिया है और चार्ज को मूव करवाना शुरू कर दिया है। तो अब ये ईएमएफ चार्ज पे कितना वर्क कर रही है, उस वर्क को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखें जरा, वर्क, वर्क डन ऑन चार्जेस, वर्क डन ऑन चार्जेस बाय बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन चार्जेस बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप, इन लूप टू प्रोड्यूस करंट, टू प्रोड्यूस करंट इज व्हाट? कितना वर्क हो रहा है? देखें जरा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी चार्ज के ऊपर, चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक हो गया? तो एंगल तो जीरो हो जाएगा, और कोस जीरो हमें पता है 1 के इक्वल होता है, लिहाजा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगले स्टेप में जरा देखें इस चीज को, अगले स्टेप में देखें, ये जो फोर्स है जी, आप लोग मुझे बताएं, ये फोर्स कौन सी वाली फोर्स है? यस, ये फोर्स किस स्पेसिफिक फोर्स की बात हो रही है? हाँ जी, कौन सी स्पेसिफिक फोर्स है ये? हाँ जी बोल देना। देखें, देखें चार्ज जब फ्लो करता है, चार्ज एम ही तो नहीं फ्लो करने लग जाता। चार्ज के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मौजूद होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल ये देखें, ये एक पॉजिटिव प्लेट में रख देता हूँ, लाइक ये नेगेटिव प्लेट में नहीं रख दी। तो इसका क्या मतलब है? अब अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ पे रिलीज करता हूँ, लाइक ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी तो उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो इसका मतलब है चार्ज की मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का फ्लो इम्पॉसिबल है। चार्ज फ्लो करेगी तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो असल में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो असल में उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये फोर्स लगानी शुरू की चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से चार्ज की सर्कुलेशन स्टार्ट हुई। आई समझ?
तो दैट्स वाई ये वाली जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक हो गया। सो दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ई लिख देता हूं मैं छोटा सा, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स है तो एफ की जगह क्या लिखेंगे, एफ की जगह लिख देंगे क्यू ई, सिंपल, ठीक हो गया ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो तो चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जैसे ये एम ही मैंने चार्ज को रख दिया यहाँ पे, अब ये चार्ज कहीं मूव करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो इस पर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी, ठीक हो गया। जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो मूव भी नहीं करेगा। तो चार्ज की मूवमेंट के लिए, करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, एक मिनट मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ। आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, आपके जहन में सवाल ये पैदा हो सकता है कि चैप्टर 1 में तो सर ने कहा था कि चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ पे सर ने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। तो ये दो डिफरेंट, ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई? तो जवाब है बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आई। इसलिए क्योंकि जब कंडक्टर के दो एंड्स पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ये हो जाए हायर पोटेंशियल, ये हो जाए लोअर पोटेंशियल, तो जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ, जैसे ही दोनों एंड्स डिफरेंट पोटेंशियल्स पे आए, तो नतीजे में फौरन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो असल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करता है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी शुरू होती है, और फिर चार्जेस मूव करने शुरू करते हैं। तो है दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स नहीं, सेम स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा वापस इसकी तरफ आए, तो खैर ये फोर्स कौन सी फोर्स थी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी, तो लिहाजा मैंने लिख दिया क्यू ई। अब अगले स्टेप में देखें डी। अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो चार्ज ने यहाँ पे कवर करना है। अब जब चार्ज डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करेगा, जाहिर सी बात है जब चार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फॉर एग्जांपल चार्ज यहां से मूव करना शुरू करता है, पूरा चक्कर लगा के चार्ज यहाँ पे आके रुक गया, रुका तो नहीं है, चल ही रहा है, लेकिन पूरी सर्कुलेशन के दौरान चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, डेफिनेटली पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 2πr। तो ये लिख दिया 2πr डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। क्लियर हुआ जी? मुझे बताएं यहां तक ये इस स्टेप तक ये चीज क्लियर हुई है, कोई मसला तो नहीं है? यस सर, नो सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इसी की बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं डिफाइन करूंगा, और फिर देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी काम की वेव्स हैं। ये इतनी जो दुनिया में आजकल हमें, ये पूरी दुनिया में इतनी ये तरक्की नजर आ रही है, सब कुछ ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जो रिसर्च हुई है ये उसकी वजह से, बट ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक बुनियाद बना रहा है, ठीक हो गया। अच्छा खैर ये वर्क हो गया। अब यहां से अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, W/Q, यानी इस Q को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, इधर क्या बचा, इधर बचा 2πr इंटू ई। अब मुझे बताएं W/Q यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या भला होती है? यस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है ये? जी क्या होता है ये? ओफो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ठीक हो गया। तो ये बैटरी की ईएमएफ है, सॉरी नॉट बैटरी की ईएमएफ, यहाँ पे हम बैटरी को डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है इस केस में, जितनी ईएमएफ इस केस में प्रोड्यूस हुई है, ये वर्क पर यूनिट चार्ज के दैट ईएमएफ, ठीक है ना। ये पोटेंशियल का फार्मूला था, वर्क पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ये सब वर्क पर यूनिट चार्ज ही होते हैं। तो इसलिए वर्क पर यूनिट चार्ज की जगह मैंने लिख दिया ईएमएफ, कि जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हुई पड़ी है, तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस इज इक्वल टू 2πr इंटू ई। नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखें 1 और 2 दोनों ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है हमें, तो इसका क्या मतलब है, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं नाउ बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करें, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2πr ई, और ये बन जाएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मुझे बताएं ये डेल्टा फाई, ये कौन सा वाला फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था या मैग्नेटिक फ्लक्स था? जी कौन सा फ्लक्स था ये? मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेट इसके करीब आ रहा था तो इसके अक्रॉस पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो ये डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, ये कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ये डेल्टा फाई बी में इसको लिख देता हूं, दिस इज डेल्टा फाई बी, तो लिहाजा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है डेल्टा फाई बी। अब अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2πr इंटू डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और उससे अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E
ये सारे का सारा क्या है, कांस्टेंट। तो ये मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, टू भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट 1 से डिवाइड होगा तो अनदर कांस्टेंट। सो ये सारे का सारा पूरा फैक्टर हो गया कांस्टेंट। बाकी बचा डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगले स्टेप में इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है, E इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी। और उसके बाद एक स्टेप और रहता है, मेरे पास स्पेस हो चुकी है खत्म, तो किधर करूं मैं इसको, मैं इधर कर देता हूँ, ये इस तरफ आ जाइएगा। ठीक है, देखें जरा, ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए। ठीक हो गया। तो क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसी आखिरी वाली लाइन को, ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह लिख दिया बी ए कॉस थीटा। ठीक हो गया। और थीटा अगेन यहाँ पे जीरो है, लिहाजा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी ए मैंने लिख दिया, बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां से एरिया जो है वो तो कांस्टेंट है, लूप का एरिया कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये मैंने लिख दिया कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट भी था, सॉरी कांस्टेंट को मैं भूल ही गया, ई नो नॉट कांस्टेंट, दिस नॉट कांस्टेंट, या फिर इसको अभी ऐसे रहने दें क्योंकि अभी एक और कांस्टेंट आ जाएगा ना। ई इज इक्वल टू कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दें अभी, वजह उसकी ये एक और कांस्टेंट यहाँ पे आ गए, यहाँ भी कांस्टेंट लिख दें। अब जरा देखें, ये एरिया बाहर आएगा और एरिया बाहर आके इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट दे देगा, होगा तो वो भी कांस्टेंट ही। तो ये लिख दिया कांस्टेंट डेल्टा बी बाय डेल्टा ए, जो कि अगले स्टेप में क्या बनेगा, स्पेस ही खत्म हो चुकी है, इधर लिखूं, ये मैग्नेट था हमारा, नॉर्थ साउथ। देखें जरा, ये यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, और यहां से अगले स्टेप में क्या बना, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। लें जी, अब ये इक्वेशन क्या प्रूव कर रही है, ये इक्वेशन ये प्रूव कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा वेरिएशन आएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड में कम वेरिएशन आएगी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने यही तो कहा था, यही तो हमने प्रूव करना था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रूव कर दिया ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल इज दैट। लें जी, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूव हो गया, इसको ले लें स्क्रीनशॉट, और कोई सवाल है तो पूछें लाजमी। अब हमने प्रूव करना है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो देखें, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक लेते हैं, लाइक एक कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर को अगर मैं डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ तो क्या उसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, जी आप लोग बताएं, फ्लो करेगा। व्हाट इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स, कुछ बोला है मुझे समझ नहीं आई। ओके, चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ। अगर कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाए तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर करंट फ्लो नहीं करेगा, ये पहले भी मैं एक दफा बता चुका हूँ आप लोगों को। तो देखें जरा, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, व्हेन, ये पार्ट नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, कैपेसिटर इज connected to DC source, DC source, तो क्या होगा, करंट फ्लो कब तक, करंट फ्लो एज फॉर एज कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। जब तक कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज होता है उस वक्त तक करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा उसके बाद फर्दर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट गेट्स स्टॉप, फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा। अब रुक गया फ्लो ऑफ करंट, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। अब जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर हो गया, चार्ज स्टोर्ड
चार्ज स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल का साइन है, पता है आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पर कितना चार्ज स्टोर हो चुका है फिर हमें पता है, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? चैप्टर नंबर 1 में हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी वो? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इफ देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। लेकिन अगर उन कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर यूज किया जाए तो आगे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, पता है हमें। आगे वी को ऐसे ही लिख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद फर्दर ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट और आगे वी बाई डी, यानी डी को मैंने वी से डिवाइड कर दिया। अब आप लोग मुझे बताएं वी बाई डी क्या चीज होती है? हाँ जी, व्हाट इज वी बाई डी? पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में ही। वी बाई डी क्या होता है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला भूल क्वेश्चन गए? है। यस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक हो गया। अच्छा, इतना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो चुका है। अब अगर इसी कैपेसिटर को उठाया जाए, इसी कैपेसिटर को उठाया जाए और इसको कनेक्ट कर दिया जाए किसी एसी सोर्स के साथ, तो अब क्या होगा? अब करंट फ्लो करने लग जाएगा, नहीं लगेगा? जी बताएं। हाँ जी, करने लगेगा। हाँ जी, अब फ्लो करने लगेगा। वजह उसकी? सर जी एक क्वेश्चन बताएं। था मेरा। क्या? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी पूछें। सर ये जो आपने शुरू में कहा था कि जब हम कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करेगा लेकिन फिर रुक जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए क्यों फ्लो करेगा और फिर क्यों रुकेगा? अच्छा चलिए बताता हूँ, एक मिनट ठहर जाइए, मैं स्टेटमेंट पूरी लिख लूँ। Now if capacitor is connected to AC source, then current starts to flow। चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद फिर आपने मेरे भी सवाल का जवाब देना है। आपके सवाल का जवाब ये है, वैसे मैंने बताया था जब कैपेसिटर एसी थ्रू कैपेसिटर हमने किया था ना, वहां पे मैंने बताया था, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखें जरा, अगर मैंने डीसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट किए, ये देखें जरा, ये तो होगा क्या? शुरू में एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये बैटरी है, बैटरी ऑफ ईएमएफ। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन चलेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर रुक जाएगा कैपेसिटर की प्लेट पे। साथ ही क्या होगा इसके नतीजे में, सामने सामने वाली प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर बैटरी से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे आके इधर आके रुक जाएगा। नतीजा क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी सामने वाली प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है जब तक यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आते रहेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स पे, उतनी देर तक यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते रहेंगे और यहाँ से दूसरी साइड से जो है ना चार्जेस फ्लो करके बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जाते रहेंगे। यानी ओवरऑल यहाँ से भी चार्जेस फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं और सामने वाली प्लेट से भी नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, अब कैपेसिटर क्या करेगा? अब ये कैपेसिटर के जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये बैटरी की तरफ से आने वाले फर्दर नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, अपने तक नहीं आने देंगे। तो जब फर्दर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे नहीं आएंगे तो फर्दर नेगेटिव चार्जेस सामने वाली प्लेट से भी फ्लो करके उधर नहीं जाएंगे, लिहाजा करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज होता है उस वक्त तक करंट फ्लो करता रहेगा, जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा करंट का फर्दर फ्लो खत्म हो जाएगा। लगी समझ? यस सर, थैंक ओके। अच्छा अब आप बताइए ना जरा, अब मेरा भी सवाल था, कैपेसिटर को अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाए तो अब करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब बताएं करंट का फ्लो क्यों स्टार्ट हो जाएगा? अब तो काम ही आसान हो गए जी। अब क्यों करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा? सर क्योंकि एसी जनरेटर के थ्रू उसको हमारे पास चार्जेस आएंगे ना, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। देन करंट स्टार्ट टू फ्लो ड्यू टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर मुसलसल चार्ज और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर मुसलसल चार्ज, मुसलसल डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज।
और ये सिलसिला जारी रहेगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आई समझ बात की? और ये डिटेल में बता चुका हूं ना पहले, ये फर्दर अगर डिटेल्स चाहिए हुई तो वो लेक्चर उठा के देख लीजिएगा यूट्यूब से, ये जब किया था एसी थ्रू कैपेसिटर, उसमें सारी डिटेल्स बताई थी, वहां से देखिएगा, फर्दर ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं दोबारा वो एक्सप्लेन करने लगे तो टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा खैर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो है ना एसी करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब जब एसी करंट फ्लो करने लग गया, अब स्टार्ट हो गया करंट का फ्लो, कैपेसिटर को जब एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब वो करंट का फ्लो जब स्टार्ट हो गया तो वो करंट होगा कितना? एंड करंट इज, हाँ जी, एंड करंट इज, करंट होगा कितना? करंट इज इक्वल टू आई, करंट का फार्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये होगा करंट। अब क्यू की ये वैल्यू कहाँ की? क्यू की वैल्यू ये वाली वैल्यू क्यू की, ये उठा के इधर पुट कर दें। पहले दो इक्वेशन हो चुकी थी, थ्री का नाम दे दें, थ्री को उठा के इधर पुट कर दें, तो ये क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे क्यू की जगह क्या आ जाएगा? क्यू की जगह ये सारा आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। ठीक हो गया? यूजिंग थ्री, यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स, ए कांस्टेंट है, वो डेल्टा के साइन से बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, डेल्टा के साइन से बाहर आ जाएगा। तो जब ये दोनों डेल्टा के साइन से बाहर आ गए, अंदर बचा क्या? अंदर बचा डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये बाकी बचा अंदर। समझ आ गई बात की? इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर फोर का। अब जरा देखें, बेसिकली हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? बेसिकली हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का कोई फार्मूला भी तो हमें चाहिए जी। मुझे बताएं, मैग्नेटिज्म की वेरी बेसिक इक्वेशन कौन सी थी चैप्टर नंबर 3 में जो हमने पढ़ी थी? उस इक्वेशन का अब हमने सहारा लेना है। हाँ जी, कौन सी थी? एम्पेयर्स लॉ। तो बाय एम्पेयर्स लॉ, बाय बीए को अच्छी तरह एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ बेसिक इक्वेशन थी ना। और एम्पेयर लॉ था क्या? वो ये था, सुमेशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये। और एम्पेयर्स लॉ था किसके लिए? उसी वक्त मैंने आपको बताया था, जैसे गॉसेस लॉ क्लोज्ड सरफेस के लिए है, ऐसे ही एम्पेयर्स लॉ क्लोज्ड लूप के लिए है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब भी किसी भी वायर में करंट फ्लो करना शुरू करता है तो उसके अक्रॉस, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। अब उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक हो गया? यानी पूरी की पूरी वो जो एक क्लोज पाथ बनेगा ना उसके अराउंड, उस पूरे क्लोज पाथ के लिए अगर मैं बी डॉट डेल्टा एल क्वांटिटीज को फाइंड करूं, उनको ऐड करूं, तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। डिटेल से डिस्कस किया था इस चीज को हमने, अब दोबारा उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बस मोटा मोटा बता दिए। तो ये इसकी बेसिक इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है? करंट की इस वैल्यू को उठा के बस यहाँ पे तमीज से पुट कर देना है, कोई लंबा चौड़ा काम हमने नहीं करना। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। ठीक हो गया? जैसे मैं करंट की इक्वेशन को यहाँ पे पुट करूंगा, मुझे मुझे जो है मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ। स्पेस नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको करता हूँ आगे। अब जरा देखें, ये बी डॉट डेल्टा एल ये हमें क्या देता है? देखें, ये अगर वायर है, ये वायर के अक्रॉस वो पूरा सर्कल बन रहा है और इस वायर में से करंट आई पास कर रहा है, तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। ठीक है? अब इस पूरे सर्कल में अगर मैं ऐड करूं बी डॉट डेल्टा एल क्वांटिटीज को, तो ओवरऑल ये मेरे पास क्या बनेगा? हाँ जी, क्या बनेगा ये मेरे पास? ये ओवरऑल बन जाएगा, देखें जरा, ये ओवरऑल बनेगा बी, और आगे लिखा सुमेशन डेल्टा एल, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, इस पूरे सर्कुलर पाथ के अक्रॉस बी तो कांस्टेंट है, तो बी तो बाहर आ जाएगा। वेरिएशन किस में आएगी? डेल्टा एल में। यानी इसको जिन छोटे छोटे पाथ्स में हमने डिवाइड किए, ये छोटे छोटे जो पाथ्स हैं, ये डेल्टा एल जो क्वांटिटीज हैं, इनमें वेरिएशन आएगी, लिहाजा उसको अंदर ही रहने दिया। तो ये लिख दिया सुमेशन एल और ये लिख दिया म्यू नॉट आई। ठीक है? अब जरा देखें, बी डेल्टा एल, यानी ये जितने भी छोटी छोटी लेंथ है, इन सबको जब मैं सम अप करूंगा तो पूरा मुझे सर्कुलर पाथ मिलेगा ना। और पूरे सर्कुलर पाथ की लेंथ कितनी होती है? उसका सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर। तो ये लिख दिया इज इक्वल टू म्यू नॉट, ऐसे ही लिखा। आई की जगह ये इक्वेशन नंबर 4 यहां पे पुट कर दें, तो ये लिखा ए एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बस काम मेरा हो गया खत्म। अगले स्टेप में मैंने क्या लिखा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये क्या बन गया?
जरा गौर से देखिएगा, ये सारे का सारा आ गया कांस्टेंट, क्योंकि म्यू नोट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और रेडियस उसका वो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सारा ही कांस्टेंट। सो इट इज बी इज इक्वल टू कांस्टेंट डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। सो हमने प्रूव कर दिया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ बात की, क्योंकि डेल्टा ई बाय डेल्टा टी क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तेजी से वेरिएशन आएगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में आराम आराम से वेरिएशन आएगी, तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सिंपली हमने प्रूव कर दिया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, लें इसका स्क्रीनशॉट और कोई सवाल है तो पूछें।